everyone, welcome back to my class. So today we are going to read our fourth chapter, that is from the diary of Annie Frank of 10th class. So before you read, ये जो आपका चैप्टर का राइटर है, this she is also Annie Frank. Now let's start our chapter. Hindi explanation. Before you read, Anneliese Mary Annie Frank, 12 June 1929, February March 1945, was a German. Okay, कि ये जो चैप्टर है आपका, ये जो एनी फ्रैंक थी वो कब पैदा हुई थी, यहाँ पे दो चीज़ें आपको बताई हैं. वो 12 जून 1929 में पैदा हुई थी और उसकी डेथ हो गई थी 1945 में, या फरवरी या मार्च, है ना, एस्टिमेट दिया है 1945 में. तो 1929 और 1945 के बीच आप जब डिफरेंस देखोगे तो 15 साल की उम्र में जो है उसकी डेथ हो गई थी. जर्मन में पैदा हुई थी वो. और बॉर्न जेविश गर्ल, वो एक यहूदी थी, हु रोट while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. ओके, सेकेंड वर्ल्ड वार जो है 1 सितंबर 1939 में शुरू हो गया था. तो जर्मन ने का जब ऑक्यूपेशन यानी कि कब्ज़ा था नीदरलैंड के ऊपर, तब जो है वो छिपे हुए थे. कहाँ पे? एम्स्टर्डम में. नीदरलैंड की जो कैपिटल है दैट इज़ एम्स्टर्डम. सो तब उसने वो डायरी लिखी हुई थी. अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि छिपे क्यों थे वो? क्योंकि वो यहूदी थी और वर्ल्ड वार सेकंड के अंतर्गत जो है वो नाजी ने जो है वो नाजियों की सत्ता आ गई थी, जिसका हिटलर था मेन वो, और वो यहूदियों को ख़त्म करना चाहते थे. जो यहूदी संप्रदाय था, यहूदी धर्म के जो लोग थे. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany. ओके, मैंने आपको पहले बता दिया कि उसकी फैमिली, देखो, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड की जो राजधानी थी एम्स्टर्डम, वहाँ क्यों गए थे? जब जर्मनी में किसकी सत्ता आ गई थी? नाजीज की. ओके, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. अब उन्होंने जर्मन में तो कब्जा किया ही था. जो नाजी थे उन्होंने जर्मनी में तो सत्ता हासिल ही करी ही थी, लेकिन जहाँ पे वो छुपे हुए थे एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की जो राजधानी थी, उन्होंने अपना कब्जा वहाँ तक भी एक्सटेंड कर दिया. ओके, और वो ट्रैप हो गए, पकड़े गए. एज परक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, क्योंकि क्या था ना कि वो बहुत अंगेज थे. जितनी भी यहूदी पॉपुलेशन थी, ये नाजी जो है उनके बहुत खिलाफ थे. द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग. तो वो कहाँ छुप गए जब वो वहाँ पे ट्रैप हो गए कि वहाँ पे है? तो वो कहाँ चले गए? वो 1942 में वो चले गए, उन जो एनी फ्रैंक के फादर थे ऑटो फ्रैंक, उनके ऑफिस में कुछ गुप्त कमरे थे, वो उन गुप्त कमरों में छिप गए. After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. कि क्या हुआ कि 2 साल तक तो वो वहाँ छुपे रहे, लेकिन उसके बाद उनका जो ग्रुप था, वो उसके फादर, उसके सिस्टर और जो 4 फ्रेंड्स थे, वो धोखे से वहाँ पकड़े गए. बिट्रेड, धोखा देना. और उनको कहाँ लाया गया? जो हिटलर था उसने यहूदियों के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप यानी कि यातना शिविर लगाए थे उसके लिए, कि जहाँ भी यहूदी मिले उनको उस यातना शिविर में डालो, उनको यातनाएं दो, उनको भूखा मारो. जो विकलांग थे उनको क्या कर देता था? उनको मार देता था. ठीक है, यानी कि हिटलर क्या है ना, नाजी सत्ता का जो मेन लीडर था हिटलर, एडोल्फ हिटलर, वो क्या करना चाहता था? यहूदियों का खात्मा करना चाहता था. ठीक है, ऑफ टाइप. और फिर वहाँ पर अब जब वहाँ उनको यातनाएं दी गई तो बेचारी वो एनी फ्रैंक थी, वो 15 साल की उम्र में ही, बर्गन बेल्सन की बात है, वहाँ पे था वो शिविर, तो वो टाइफस से मारी गई. एक बुखार होता है ये टाइफस जो है. और उसकी सिस्टर और दोनों वो साथ साथ में उनकी डेथ हुई थी. 1 हफ्ते का डिफरेंस था मार्गोट फ्रैंक और एनी फ्रैंक के बीच. हर फादर ओटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड. जब वॉर ख़त्म हुआ 1945 में, तब सिर्फ उन जो ग्रुप था उनका, उसमें से सिर्फ उसके फादर ही बचे थे जो सर्वाइव कर गए वो उस यातना शिविर में भी. और जब उस वर्ल्ड वार का एंड हुआ, उसके बाद उन्होंने पाया टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बिन सेव्ड, कि उसने पाया कि उसको क्या मिली? एनी फ्रैंक की डायरी.
कन्विंस्ड दैट इट वॉज यूनिक रिकॉर्ड ही टुक उसने खुद कन्विंस हो गए, मान गए कि एक ये यूनिक रिकॉर्ड रहेगा. To he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. उसने एक्शन लिया, उसने डिसीजन ले लिया कि वो इसको पब्लिश करेगा इंग्लिश में, और कहाँ किस नाम से करेगा, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे. एंड उसको कब दी गई थी वो डायरी, जब उसका 13वां बर्थडे था. और उसमें जो एंट्रीज थी वो कब से कब तक थी, क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ अर लाइफ, उसमें जो इतिहास के उसके लाइफ के जो इवेंट्स थे वो 12 जून 1942 से लेकर ओके जब उसको दी गई थी वो डायरी, अनटिल इट्स फाइनल. और उसमें जो फाइनल एंट्री थी वो थी 1 अगस्त 1944 की, जब उसकी डेथ हो गई थी उस टाइम पे. इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच. ये जो उसको ट्रांसलेट किया गया फिर, क्योंकि ये डच लैंग्वेज में उसने लिखी थी, इनटू मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट किया गया. एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक. और ये संसार की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक किताब बन गई. देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, और उसके ऊपर बहुत सारी फिल्म्स भी बनी उस डायरी के ऊपर. टेलीविज़न जो उसमें लिखा था उसके ऊपर, टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन, बहुत सारे प्रोडक्शंस, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस भी हुए. एंड इवन एन ओपेरा, और कई नाटक भी बने बेस्ड ऑन द डायरी, जो उस डायरी के ऊपर बेस्ड थे. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. कि कैसे डिस्क्राइब किया गया था उसके वर्क को, बहुत ही मैच्योर था, बहुत ही थॉटफुल, इंसाइटमेंट होता है, बहुत ही सोच विचार वाला थॉटफुल माइंड ने ये डायरी लिखी होगी, क्योंकि उस डायरी ने क्या प्रोवाइड किया था, बहुत ही आंतरिक जो इंटीमेट आंतरिक जो चीज़ें हुई डेली लाइफ की में, उनकी जो यातनाएं उन्होंने सही नाजियों का जब कब्ज़ा था, तो वो सारी चीज़ें जो है बहुत इंसाइटफुल थी उस डायरी में. एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स. एनी फ्रैंक जो है वो क्या बन गई, सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाने वाली विक्टिम बन गई. ठीक है, वहाँ जो 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 भी हुआ था, जिन्होंने वो प्रलय जब आई थी कि यातनाएं जिनको दी गई थी, उन सब में जो है सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाने वाली कौन बन गई, प्रसिद्ध कौन हो गई, एनी फ्रैंक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर मेन स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर. Okay, writing in a diary is a really strange experience for someone like me. कि एक डायरी में लिखना मेरे जैसे के लिए तो एक, ये कौन बोल रही है, एनी फ्रैंक बोल रही है. ओके, कि राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. मेरे जैसे के लिए तो एक डायरी में लिखना एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने इससे पहले कुछ नहीं लिखा, परंतु बट ऑल्सो बिकॉज, बट इसलिए भी क्योंकि इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ अ 13 years old स्कूल गर्ल. ठीक है, कि क्योंकि बाद में ना तो मैं खुद ना कोई और जो है इसको पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा, कि एक 13 साल की लड़की जो स्कूल जाती है उसकी फीलिंग्स को कौन पढ़ना चाहेगा. ओके, नो वन वॉन्ट्स टू रीड. इवन एनी फ्रैंक बोलती है कि और क्यों, मैं भी जो है वो पढ़ना नहीं चाहूँगी. ओके, कुछ टाइम के बाद. ओ वेल, इट डजेंट मैटर, पर चलो कोई मैटर नहीं करता ये चीज़ जो है. आई फील लाइक राइटिंग, मुझे बस लिखना है, मुझे लिखने का मन है. आई फील लाइक राइटिंग. आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. इससे ज़्यादा मुझे जो भी मेरे दिल में है ना, जो भी मेरी चीज़ें मेरे अंदर छिपी हुई है, मुझे उनको बाहर निकालना है. आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे उन सारी चीज़ों को बाहर निकालने की. Paper has a very important passage and very important thing. Paper has more patience than people. I thought. एनी को लगता है कि ये जो कागज़ है इनमें लोगों से ज़्यादा धैर्य है. Of this saying, no one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out.
ओके। मैं ये कब सोचा उसने, जब वो ऐसे ही बैठी थी अपने घर पे, बोर्ड हो रही थी, नो एनर्जी, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं थी। ये उस उन दिनों सोचा करती थी और उसको सब समझ नहीं आता था। ऑब्वियस सी बात है कि वो कहाँ बैठी रहती थी, जहाँ पे वो छिपे हुए थे, है ना। तो वहाँ बैठ अपनी ठोडी को अपने हाथों में लिए सोचती है कि कागज़ों से ज़्यादा किसी में भी पेशेंस नहीं है। आई फाइनली स्टेट वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। ठीक है, जब वो वहाँ पे थी जहाँ पे उसका रहने का स्थान था, तो उसने उसको मतलब एकदम से लग गया कि हाँ पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कि हाँ कागज़ों में जो है वो ज़्यादा धैर्य है रेदर देन द ह्यूमन बीइंग। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक, ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of a difference. ओके जी, कि वो बोलती है कि क्योंकि मैंने आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड, मैं कोई प्लान नहीं कर रही हूँ कि कोई इसको पढ़ेगा। दिस स्टिफ्ट, मोटे से कागज़ वाली जो बुक है, नोटबुक है, ग्रैंडली रेफ जिसको डायरी कहा जाता है, जब तक कि आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता, इट प्रॉब्ली वोट मेक अ बिट ऑफ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, मतलब एक रियल फ्रेंड जो है वो चाहिए था। उसने पहले ही बोल दिया है कि मैं उसको एज अ डायरी ट्रीट नहीं करूँगी, शी वॉन्टेड टू ट्रीट इट लाइक अ friend. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब पहले ही उसने बोल दिया कि उसको फ्रेंड की ज़रूरत थी, तो अब वो इस पॉइंट पर आ गई। ये सब कुछ सोचकर, एक तो उसने ये सोचा कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस और उसके पास कोई फ्रेंड भी नहीं था, तो इन सबको कंक्लूजन लगा के उसने ये बोला कि यस वो डायरी को फर्स्ट प्लेस पर रखेगी क्योंकि उसके पास जो है कोई फ्रेंड जो है वो नहीं है। ओके, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, बोलती है कि मुझे ये बात तो आपको क्लियर करने दो कि सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। एक तो ये कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की इस पूरे संसार में जो है वो क्या है, अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास बहुत प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं। 16 साल की मेरी एक बहन है, बड़ी सिस्टर, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 लोग हैं जिनको मैं अपना फ्रेंड बुला सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास अपना परिवार है, लविंग आंट्स हैं, एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर है। नो वन नो ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, कि पर ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर जिसको मैं सब कुछ बता सकूँ एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। ठीक है, ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स, जब मैं फ्रेंड्स के साथ सोचती हूँ तो क्या सोचती हूँ, इज़ हैविंग अ गुड टाइम, एक अच्छा टाइम बिताना। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स, मैं उनको ज़्यादा नहीं बता सकती सिवाय इसके कि जो भी ऑर्डिनरी रोज़ की जो चीज़ें होती हैं बस उनसे वही डिस्कस कर सकती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, हम कभी इतने ज़्यादा क्लोज आए ही नहीं, हुए ही नहीं जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और वो एक सबसे बड़ी समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, ये शायद मेरी ही गलती है। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं करते। कन्फाइड होता है जब आप पर्सनल प्रॉब्लम किसी को भी बताते हो, एक यहाँ पे भी दिया हुआ है कि जब आप बोलता है कि टू टेल पर्सनल प्राइवेटली थिंग्स टू अ पर्सन, ओके, कि जब आप पर्सनल प्राइवेट थिंग्स किसी को बताते हो दैट इज़ कन्फाइड, और अपने फ्रेंड्स को ही बता सकते हो इन एनी केस कि दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, कि जो भी हो चीज़ें ऐसी ही है। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और वो परिवर्तित होने भी नहीं वाली है। जैसी स्थिति है क्यों नहीं चेंज होगी, क्योंकि वो अंदर है, छुपे हुए हैं, जो उनके पास है वही है, कुछ नए लोगों से नहीं मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही रीज़न है कि मैंने जो है डायरी लिखना शुरू किया। एंड टू एनहांस द इमेज ऑफ द लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, और जिस फ्रेंड का मुझे बड़े लंबे समय से इंतज़ार था उसके इमेज बढ़ाने के लिए, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स, मैं चीज़ों को संक्षेप में नहीं लिखना चाहती इस डायरी में, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसे और लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी, मैं चाहती हूँ डायरी टू बी माई फ्रेंड, डायरी मेरी क्या बने, फ्रेंड बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस फ्रेंड को क्या नाम देने वाली हूँ, किटी। ओके, सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट 1। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। आप लोगों ने ये ट्रांसलेशन कर लेनी है, ओके, और कमेंट बॉक्स में जो है अपनी अटेंडेंस जो है वो ज़रूर लगानी है। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।